आज मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब हमने किसी आर क्यूब के सबसेट को सरफेस प्रूफ किया है तो हमने बनाया है अटलस, और अटलस के अंदर हमने बनाए हैं पैचेस के सरफेस के पार्ट्स जो हैं वो होम्योमॉर्फिक हैं किसके, आर स्क्वायर के ओपन सबसेट के। सरफेस के ओपन सबसेट्स आर स्क्वायर के ओपन सबसेट्स के होम्योमॉर्फिक हैं, उसके लिए हमने बनाया है पैचेस यू ओपन सेट और फाई वो मैपिंग जो यू को और जिस सेट को हम सरफेस साबित कर रहे हैं उसके ओपन सबसेट को होम्योमॉर्फिक साबित करती है। हमने अटलस के अंदर मौजूद जो आर्डर्ड पेयर्स यू और फाई लिए थे हमने उनको कहा था वो पैरामीटराइजेशंस भी हैं। पैरामीटराइजेशन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया था, क्यों हमने उनको पैरामीटराइजेशन कहा था, मैं इसके लिए आपको याद करवाता हूँ कि हमने पहले कर्व्स की पैरामीटराइजेशन की थी। कर्व्स की पैरामीटराइजेशन क्या थी, फ़र्ज़ करें हमारे पास सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल जो है हमारे पास प्लेन में था और हमने इसकी पैरामीटराइजेशन की थी गैमा ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ये पैरामीटराइजेशन क्या थी कि गैमा इंटरवल 0 to पाई से आर स्क्वायर पे एक फंक्शन है और सर्कल का हर पॉइंट जो है, पहले तो हम कह रहे थे ये एक्स वाई प्लेन में है, हम सर्कल के हर पॉइंट के लिए दो दो कोऑर्डिनेट्स बता रहे थे कि जी इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये है। फर्ज करें जी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई 0 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, दो दो कोऑर्डिनेट बताते थे। लेकिन पैरामीटराइजेशन के बाद किसी भी पॉइंट को बताने के लिए कि हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं हमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं रह गई थी, सिर्फ एक वेरिएबल की मदद से हम बता सकते थे। अगर हमने बताना हो कि ये वाला पॉइंट कौन सा है तो हम बता देते थे कि ये वो पॉइंट है जिसका थीटा 0 है। अगर हमने बताना हो कि जी ये वाला पॉइंट कौन सा है तो हम बता देते थे कि ये वो पॉइंट है जिसमें थीटा इज इक्वल टू पाई है। गो के सर्कल जो है हमारे पास एक्स वाई प्लेन में था। एक्स वाई प्लेन में चीज़ों की लोकेशन बताने के लिए हमें दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि एक्स क्या है उसका और वाई क्या है, लेकिन हमने उसकी पैरामीटराइजेशन कर ली थी, एक नया वेरिएबल थीटा इंट्रोड्यूस कर लिया था और पैरामीटराइजेशन के बाद जिस वेरिएबल थीटा को हमने पैरामीटर कहा था हमें सर्कल के हर पॉइंट के बारे में बताने के लिए कि वो पॉइंट क्या है, दो दो कोऑर्डिनेट्स के बारे में नहीं बताना पड़ता था, हम सिर्फ थीटा बताते थे कि जी थीटा की ये वैल्यू है और थीटा की इस वैल्यू के लिए हमारे पास सर्कल के ऊपर ये पॉइंट मौजूद है। बेसिकली आप कह ये सकते हैं कि हमने किया ये था कि 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया था। पहले उस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट के लिए दो कोऑर्डिनेट्स, दो चीज़ें बताना पड़ती थी। पैरामीटराइजेशन के बाद हम सिर्फ एक वैल्यू बता सकते थे कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। हमने प्लेन के ऑब्जेक्ट को लाइन के ऑब्जेक्ट के होम्योमॉर्फिक प्रूव कर लिया था। क्या किया था, होम्योमॉर्फिक। उसी तरह से आप जैसे हम सरफेस की बात कर रहे हैं कि सरफेस क्या है तो गो के आर क्यूब का एक ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके पैचेस क्या हैं, प्लेन के ऑब्जेक्ट्स के होम्योमॉर्फिक हैं। इस तरह यहाँ पे हमने प्लेन के ऑब्जेक्ट्स को लाइन के ऑब्जेक्ट्स के होम्योमॉर्फिक प्रूव कर लिया था। प्लेन के ऑब्जेक्ट्स के लिए दो दो कोऑर्डिनेट्स बताने की बजाय हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की मदद से बता सकते थे। इसी तरह जब हमने सरफेस की पैरामीटराइजेशन की है तो सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने पैरामीटराइजेशन की थी सिलेंडर की। सिलेंडर हमने कहा था उन पॉइंट्स का सेट है एक्स वाई जी जो आर क्यूब में है, जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। हर पॉइंट को बताना हो तो हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पेश आती है, 3 कोऑर्डिनेट्स की। हमें बताना पड़ता है जी आपने सिलेंडर के इस पॉइंट पे जाना है तो इस पॉइंट पे जाने के लिए एक्स की वैल्यू ये लेंगे, वाई की वैल्यू ये लेंगे, जी की वैल्यू ये लेंगे, तो आप सिलेंडर के इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हमने इसके पैचेस बना लिए थे, जब हमने इसकी पैरामीटराइजेशन कर ली थी, सबसे पहले हमने जो है फंक्शन बनाया था फाई आर स्क्वायर से आर क्यूब के ऊपर, और फाई यू वी का फार्मूला क्या रखा था, कॉस यू साइन यू और वी। इसके बाद हमने इसकी रिस्ट्रिक्शन लेके पैचेस बनाए थे। लेकिन बहरहाल आर क्यूब का ये जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास सिलेंडर, ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया था आर स्क्वायर के
पॉइंट्स की मदद से। यानी अगर हमें सिलेंडर के ऊपर कोई भी पॉइंट के बारे में बताना हो कि वो पॉइंट कौन सा है, तो हम बजाय इसके कि 3 कोऑर्डिनेट्स बताएं कि जी उसके लिए x ये लें, y ये लें, z ये लें, हम सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स u और v की मदद से मेंशन कर सकते हैं वो पॉइंट जो है वो सिलेंडर के ऊपर कहाँ मौजूद है। यानी हमने r³ के ऑब्जेक्ट को हमने प्लेन के ऑब्जेक्ट की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया था, बजाय इसके कि हम 3 बातें बताएं कि x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, z कोऑर्डिनेट क्या है। हम प्लेन के ऑब्जेक्ट में से सिर्फ 2 चीज़ें बताकर कि जी आप पॉइंट u और v पर चले जाएं, ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएं जिसका x कोऑर्डिनेट u हो, y कोऑर्डिनेट v हो, तो बेसिकली आप पहुंच कहाँ जाते थे, सिलेंडर के किसी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इस स्ट्रिप में हर u और v कॉरस्पॉन्ड कर रहा था सिलेंडर का कोई ना कोई पॉइंट। तो हमने पैरामीटराइजेशन इसको इसलिए कहा है क्योंकि सरफेस के हर पॉइंट को हम पहले 3 वेरिएबल्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब हम उसको 3 वेरिएबल्स की बजाय किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 वेरिएबल्स से। हमने 2 नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। इन 2 नए वेरिएबल्स को हम पैरामीटर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पैरामीटर्स कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्लेन के अंदर 2 वेरिएबल्स x और y को हमने एक वेरिएबल थीटा से चेंज कर लिया था, और थीटा को हमने कहा था पैरामीटर है, और जिस फार्मूले की मदद से बनाया था उसको हमने पैरामीटराइजेशन कहा था। इस तरह से यहाँ पे हमने x y z स्पेस के हर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर लिया है प्लेन के 2 कोऑर्डिनेट्स u और v की मदद से। 3 वेरिएबल्स x y z कम होके कितने वेरिएबल्स में रह गए हैं, u और v में। इन u और v को हम पैरामीटर कहते हैं, और इसीलिए हमने कहा है, जो हमने पैच बनाया है, जो आर्डर्ड पेयर है ओपन सेट और फंक्शन फाई का, इस आर्डर्ड पेयर को हमने पैरामीटराइजेशन कहा है। हमने 2 पैरामीटर्स में चेंज कर लिया है, u और v में चेंज कर लिया है। तो ये वजह है इस बात की कि हम जो पैचेस बनाते हैं, हम उन पैचेस को पैरामीटराइजेशन क्यों कहते हैं, कि हमने सरफेस की पैरामीटराइजेशन कर ली है। इसलिए कहते हैं कि हम सरफेस के हर पॉइंट x, y और z को, जो पहले 3 वेरिएबल्स में था, अब उसको नए 2 वेरिएबल्स u और v में चेंज कर रहे हैं, और u और v को हम पैरामीटर्स कहेंगे। और इस फंक्शन को जो हमने डिफाइन किया है, हम इसको कहेंगे ये क्या है, उसकी पैरामीटराइजेशन है। सेम उसी लाइन के ऊपर जैसे हमने कर्व्स में बात की थी। कर्व्स में हमने क्या किया था, हमने प्लेन के ऑब्जेक्ट्स को लाइन के ऑब्जेक्ट्स के होम्योमॉर्फिक किया था, बल्कि स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को भी, स्पेस कर्व्स को भी हमने लाइन के होम्योमॉर्फिक किया था, एक पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर दिया था। यानी बेसिकली आप कह सकते हैं कि कर्व्स के अंदर हमने कहा ये था कि कर्व्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं 3D में, जिनको हम एक लाइन के ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करवा सकते हैं। लॉजिकली अगर हम सोचें तो जिनको हम थोड़ा रीशेप करके लाइन के सबसेट्स के होम्योमॉर्फिक ला सकते हैं, स्पेस के ऑब्जेक्ट्स या प्लेन के ऑब्जेक्ट्स। और पैरामीटर, एक पैरामीटर से एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि सरफेस हम कह रहे हैं उन स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को जिनके हर पॉइंट को बताने के लिए आपको 2 पैरामीटर्स की ज़रूरत पेश आए, u और v की। हर ऑब्जेक्ट को आप 2 पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर सके, तो इसलिए हम जो पैचेस बनाते हैं उनको पैरामीटराइजेशन भी कहते हैं। तो ये तो वजह थी कि हम जो पैचेस बनाते हैं उसको पैरामीटराइजेशन क्यों कहते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। प्रूव ये करना है कि जो यूनिट स्फीयर है x² + y² + z² = 1, ये एक सरफेस है। यूनिट स्फीयर से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। स्पेस में उन पॉइंट्स का सेट जिनका एक गिवन पॉइंट से डिस्टेंस यूनिट हो, 1 हो, वो यूनिट स्फीयर है। और इसका सेंटर ओरिजिन है। वो सारे पॉइंट्स का सेट जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है, उन सारे पॉइंट्स का सेट हमारे पास ये यूनिट स्फीयर है। और हमने प्रूव ये करना है कि ये सरफेस है। तो सरफेस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने पैरामीटराइजेशन बनानी है, पैचेस बनाने हैं, और उन पैचेस से हमने अटलस बनाना है।
पैचेस बनाने के लिए, पैरामीटराइजेशन बनाने के लिए सबसे पहली हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक फंक्शन डिफाइन करें आर स्क्वायर से एस पे, या कह लें एस इंटरसेक्शन आर क्यूब पे, जो आर स्क्वायर के हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए हमें सरफेस का एक पॉइंट दे। उसके बाद अगर उसमें बाकी खूबियाँ भी मौजूद हों पैच वाली, तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है। और अगर उसमें पैच वाली बाकी खूबियाँ मौजूद ना हों तो हम उसको किसी तरह से डोमेन कम करके 1-1 बनाते हैं और फिर उसी तरह के कुछ और पैचेस बनाते हैं कि जिन सब की मदद से पूरा अटलस बन जाए हमारे पास। यहाँ पर मैं प्लेन के हर पॉइंट के लिए स्फीयर में एक पॉइंट ढूंढना चाह रहा हूँ और इसके लिए मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े हुए हैं कि एक्स वाई जी के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारे पास होता है एक रो, थीटा और फाई, जिनको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। यहाँ पर इसी का इस्तेमाल करूँगा, थोड़ा सा ज़रा मज़ीद रिस्ट्रिक्ट करके मैं यहाँ पे रो की वैल्यू हमेशा 1 ले लूँगा। तो बेसिकली मेरे पास हर थीटा और फाई के लिए एक्स वाई जी एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। रो की वैल्यू 1 ले लूँगा, हर ऑर्डर्ड पेयर थीटा और फाई के लिए मेरे पास स्फीयर में पॉइंट एक्स वाई और जी आ जाएगा। अगर फर्ज कर लें पी एक्स वाई जी एक स्फीयर के ऊपर पॉइंट है, इसको ओरिजिन से मिलाकर जो लाइन ओपी बन रही है उसका जी एक्सिस के साथ एंगल फाई है। मैंने क्या लिया है, पी एक्स वाई जी बी एनी पॉइंट ऑन यूनिट स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यूनिट स्फीयर के लिए हम कॉमनली नोटेशन एस स्क्वायर यूज़ करते हैं या S2। इसमें आर क्यूब के पॉइंट्स हैं। कौन से वाले पॉइंट्स हैं? जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के। लेकिन हमने स्फीयर के हर पॉइंट को कॉरस्पॉन्ड करना है हर ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ, ऑर्डर्ड पेयर्स के साथ कॉरस्पॉन्ड करना है। यानी बेसिकली हमने कहना ये है कि स्फीयर के हर पॉइंट को मालूम करने के लिए आपको 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है, 2 वेरिएबल्स काफ़ी हैं जिनको हम पैरामीटर कहते हैं। ये काम हमने यहाँ करना है। तो मैंने लेट कर लिया कि OP जो है उसका Z एक्सिस के साथ एंगल फाई है। ऐसी सूरत में ये जो Z कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, ये इक्वल हो जाएगा कॉस फाई के। क्यों भला? बेसिक प्रॉपर्टी जो हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस R हो तो थीटा के साथ वाली साइड R cos थीटा होती है और थीटा के सामने वाली साइड R sin थीटा होती है। और अगर हाइपोटेनस 1 हो जाए तो थीटा के साथ वाली साइड cos थीटा और थीटा के सामने वाली साइड sin थीटा हो जाएगी। अगर मैं ये वाली ट्राइंगल लूँ, इसका नाम रख लूँ DPO, तो इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस जो है ये OP 1 है, ये फाई के साथ वाला Z कोऑर्डिनेट है पॉइंट का और इसकी वैल्यू cos फाई हो जाएगी। और ये जो PD है इसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये PD इक्वल आ जाएगा, फाई के सामने है, हाइपोटेनस 1 है, साइन फाई आ जाएगा। इस पॉइंट P से XY प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रा किया, इसको P प्राइम कह लिया। इस प्राइम को ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया, इसका X एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना। ये वही वैल्यूज़ हैं फाई और थीटा की जो आप कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करते हैं। मैं इनका इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपने पहले किया हुआ है। लेट कर लिया मैंने P प्राइम, क्या चीज़? प्रोजेक्शन किसका? P का। कहाँ पर? XY प्लेन में। ऐसी सूरत में ये P-O लेंथ ये इतनी ही होगी जो PD है। OP डैश लेंथ PD लेंथ के इक्वल होगी, यानी साइन फाई होगी।
और इसका एंगल विद एक्स एक्सिस जो है वो मैंने थीटा लेट कर लिया। थीटा क्या है? एंगल ऑफ ओपी प्राइम विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसी सूरत में ये आपके पास एक दफा फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ओ पी डैश ई, ओ पी डैश ई आपके पास एक दफा फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं यहां इसको दोबारा बना लूं, ओ पी डैश ये एंगल थीटा है, ये ई है, ये राइट एंगल है, 90 का एंगल है, 90 के सामने ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओ पी डैश किसके इक्वल आया है? साइन फाई के इक्वल आया है। अब हमें ये थीटा के साथ वाली साइड चाहिए जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास इस वक्त हाइपोटेनस साइन फाई और थीटा के साथ है तो कॉस थीटा। और यहाँ पे ये वाला या ये वाला डिस्टेंस हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, ई पी डैश हमारे पास y कोऑर्डिनेट है और ये थीटा के सामने है, तो ये थीटा के सामने है हाइपोटेनस साइन फाई और थीटा के सामने होने की वजह से साइन थीटा। मेरे पास जो पॉइंट x, y और z है इस स्फीयर का, उसका x कोऑर्डिनेट आया है साइन फाई कॉस थीटा, y कोऑर्डिनेट आया है साइन फाई साइन थीटा और z कोऑर्डिनेट आया है कॉस फाई। मैंने स्फीयर के हर पॉइंट को दो पैरामीटर्स थीटा और फाई की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया है, जहां पे थीटा ये एंगल है और फाई ये वाला एंगल है। थीटा और फाई कोई से भी रियल नंबर्स लिए जा सकते हैं। अगर मैं स्फीयर के ऊपर फर्ज करें ये वाला पॉइंट लूं, ये एंगल थीटा लूं और इस थीटा को चेंज करता जाऊं, फाई को चेंज ना करूं, तो मेरे पास ये सर्कल के पॉइंट्स आते चले जाएंगे। और सर्कल के पॉइंट्स के लिए मुझे थीटा को सारे रियल नंबर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए काफ़ी है कि थीटा को मैं 0 से 2 पाई तक ले लूं। अगर मैं इस एंगल थीटा को एक सर्कुलर रोटेशन जितना ले लूं, 0 से 2 पाई ले लूं, तो मेरे पास स्फीयर के ऊपर पॉइंट्स आते चले जाएंगे। मुझे थीटा को सारा रियल नंबर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये एंगल जो फाई है ये जी एक्सिस के साथ एंगल है, जी एक्सिस पे पहुंचेंगे तो फाई 0 हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट पी को नीचे नेगेटिव जी एक्सिस पे ले आएंगे तो फाई की वैल्यू पाई हो जाएगी। और अगर मैं फाई को सिर्फ 0 और पाई के दरमियान ले लूं तो काफ़ी है, मुझे पाई से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। पाई से ज़्यादा लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ, ये वाला पॉइंट ले लूँ, तो ये वाले पॉइंट तो थीटा को घुमाने से भी बन रहे हैं। फाई की वैल्यू 0 से पाई लेकर और थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई लेकर सारे रियल नंबर्स लिए बगैर मेरे पास ये बनाया हुआ फंक्शन जो है ये ऑन टू बी है। यानी मैंने फंक्शन f डिफाइन किया है आर स्क्वेयर से s की बजाय एक सेट a से s के ऊपर, जहां पर मैंने सेट a क्या रखा है, a में ले रहा हूं ऑर्डर पेयर्स थीटा और फाई यानी R2 के पॉइंट्स, लेकिन थीटा की रिस्ट्रिक्शन ले रहा हूं 0 से 2 पाई तक और फाई की रिस्ट्रिक्शन ले रहा हूं 0 से पाई तक। सेट A लिया है हमने, थीटा 0 से 2 पाई और फाई 0 से पाई, इनके ऊपर हमने f डिफाइन किया है। f का फार्मूला जब ये थीटा और फाई पे ऑपरेट होता है तो वही है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया है, यानी साइन फाई कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा और कॉस फाई। हमारी डोमेन जो सेट A है इसमें ये बाउंड्रीज शामिल हैं 0 से 2 पाई थीटा और फाई की वैल्यू 0 से पाई,
और हमें मालूम है कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये फंक्शन ऑन टू है, इससे पूरा स्फीयर बन रहा है। जब हम फाई को वेरी करते हैं और थीटा को कांस्टेंट रखते हैं तो इस तरह से कर्व्स बनती हैं। इस साइड पे हो सकता है इस साइड पे कर्व बने, और जब हम फाई को कांस्टेंट रखते हैं और थीटा को वेरी करते हैं तो इस तरह से सर्कल्स बनते हैं। ऊपर भी बन सकते हैं, नीचे भी बन सकते हैं, फाई पे डिपेंड करता है फाई हमने कहाँ रखा है। ये फंक्शन ऑन टू है, इससे पूरा स्फीयर बन रहा है। इस फंक्शन के लिए हमारे पास जो है दो बातें इस वक्त सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। f एक तो 1 1 नहीं है, और जो सेट A है जो हमने डोमेन ली है वो ओपन सेट नहीं है। क्यों ओपन सेट नहीं है? क्योंकि ये जो बाउंड्री के पॉइंट्स है, बाउंड्री के किसी भी पॉइंट के ऊपर आप जब एक पॉइंट को, बाउंड्री के पॉइंट को सेंटर लेकर आप ओपन बॉल बनाएंगे तो उस ओपन बॉल में ये वाले पॉइंट्स आएंगे जो एक से बाहर है। यानी अगर मैंने फ़र्ज़ करें ये पॉइंट x लिया है और मैंने r रेडियस का ओपन बॉल बनाया है तो ये कभी भी a का सबसेट नहीं बनेगा, चाहे मैं r को छोटा कर लूँ और चाहे मैं r को बड़ा कर लूँ, तो ये ओपन सेट नहीं है। अब ये जो दो बातें हैं कि हम इसको 1 1 बना लें और ओपन सेट बना लें, वैसे ही करते हैं जैसे हमने सिलेंडर के केस में किया था। डोमेन में से ये जो बाउंड्रीज हैं सारी 4 बाउंड्रीज, ये चारों इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। चारों एक्सक्लूड करने के बाद जो सेट बनता है उसके लिए हम बात करते हैं, और मैं उस सेट को लेट कर रहा हूँ B, और B में आर्डर्ड पेयर हैं थीटा और फाई। कौन से आर्डर्ड पेयर हैं? जिनके लिए थीटा 0 से 2 पाई के दरमियान है और फाई जो है वो 0 से पाई के दरमियान है। अब एंड पॉइंट्स हमने शामिल नहीं किए हैं। अब जब सेम फार्मूला f का, या कह लें f की रिस्ट्रिक्शन b से s पर बनाते हैं तो ये f 1 1 भी है, और हमारा जो सेट b है वो ओपन b है। लेकिन पहले जो फंक्शन f था वो ऑन टू था, और अब जो फंक्शन f है वो ऑन टू नहीं है। कैसे पता चला कि ऑन टू नहीं है? पूरा सर्कल बनने के लिए ज़रूरी था कि थीटा को हम 0 से 2 पाई लेते, किसी एक को एक्सक्लूड कर सकते थे, इस तरह से थीटा की वैल्यूज़ के लिए सर्कल बन जाते, लेकिन हमने दोनों ही एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो थीटा 0 लेने से जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो नहीं बन रहे, वो हमारे रेंज में नहीं आ रहे। थीटा 0 लेने से पॉइंट कौन से आ रहे हैं? यानी अगर मैं f0 और फाई मालूम करूं तो f0 और फाई मेरे पास बन रहा है इस फार्मूले से, थीटा को 0 लेने से cos 0 1 यानी sin फाई, और sin 0 0 तो ये 0, और यहाँ पर cos फाई, ये हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं जिनके लिए y की वैल्यू हमेशा 0 है और फाई चेंज हो रहा है। और y कहाँ 0 होता है? y जो है xz प्लेन में 0 होता है। y कोऑर्डिनेट 0 है, यानी ये पॉइंट्स जो आ रहे हैं ये xz प्लेन में आ रहे हैं जिनका फाई चेंज हो रहा है। जब फाई चेंज हो रहा है तो ये वाले पॉइंट्स बन रहे हैं। फाई चेंज होके ऊपर से नीचे तक ये वाले पॉइंट्स बन सकते हैं। और थीटा हमने चूंकि 0 ले लिया है, थीटा 0 इस जगह पर है, इस जगह पे, यानी ये वाले जो कर्व बन रही है, ये वाली आधी कर्व हमारी रेंज में नहीं आ रही है। ये वाला पॉइंट भी नहीं आ रहा, ये वाला पॉइंट भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये पॉइंट बनते हैं फाई की वैल्यू 0 के लिए और फाई की वैल्यू पाई के लिए, और वो भी हमने यहाँ से निकाल दी हैं। बेसिकली ये जो फंक्शन हमने बनाया है, इस फंक्शन को अगर हम b से s तक लें और बीच में से माइनस कर दें, कौन से पॉइंट्स माइनस कर दें? ये वाले साइन फाई 0 और कॉस फाई। फाई की कौन कौन सी वैल्यू के लिए? फाई की सारी वैल्यूज़ के लिए, बल्कि 0 और पाई वाली वैल्यूज़ के लिए भी जो पॉइंट आएगा वो भी s में से निकाल दें, वो भी हमारी इमेज नहीं बन रहा है। फाई हमने इस वक्त b के अंदर जो है वो 0 और पाई भी शामिल नहीं किए हैं फाई के लिए, तो हमारे पास ये
रेंज आएगी। यानी हमारा अब जो फंक्शन है ये फंक्शन f बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, f कंटिन्यूस है और f इनवर्स भी कंटिन्यूस है। यही खूबियां होनी चाहिए किसमें, पैच के अंदर। इसका मतलब है f और b जो है ये हमारा एक पैच है, लेकिन ये एक पैच अटलस नहीं बना रहा। अटलस इसलिए नहीं बना रहा कि इसकी रेंज जो है वो पूरा सेट S नहीं है। ये वाली एक कर्व, ये वाला एक सेमी सर्कल रह गया है जिसके लिए थीटा की वैल्यू 0 है और फाई चेंज हो रहा है 0 से पाई के दरमियान, 0 और पाई को शामिल करते हुए। हमने एक पैच बना लिया है F और B। ऑर्डर्ड पेयर पैच आप B और F लिख लें या F और B लिख लें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। नोटेशन जो भी यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। इसमें F का फार्मूला ये है, ऑर्डर्ड पेयर थीटा फाई पे ऑपरेट होता है तो ये आंसर आता है। डोमेन हमारे पास ओपन सेट रेक्टेंगल है, थीटा 0 से 2 पाई और फाई 0 से पाई, जिसकी शेप हमने बनाई थी। और इसमें स्फीयर में से ये वाली कर्व, ये वाला सेमी सर्कल मौजूद नहीं है, जिसके लिए थीटा की वैल्यू 0 है और फाई चेंज हो रहा है 0 से लेकर पाई तक। अब हम चाहते ये हैं कि एक पैच और बनाएं और उस पैच में ये सारे पॉइंट्स मौजूद हों जो इसमें नहीं हैं, ताकि दोनों पैचेस की इमेजेस का यूनियन जो है वो स्फीयर बन जाए। उसके लिए हम इस्तेमाल करने लगे हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। जब ये रोटेशन हमने प्लेन में की थी तो प्लेन के अंदर हमने कहा था अगर R2 को आप रोटेट करवा दें अबाउट ओरिजिन बाय एंगल थीटा, यानी हर पॉइंट R2 का रोटेट हो जाए ओरिजिन के अबाउट थीटा एंगल पे। हमने ये कहा था कि अगर हमने इस पॉइंट की रोटेशन करवानी है, इसे ओरिजिन से मिलाएं, एक और लाइन बनाएं इस लाइन OP के साथ जो थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज बन रही हो। ये जो पॉइंट आएगा इस लाइन पे, ये इस P की इमेज होगी। ऐसी सूरत में हमने मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन बनाया था और हमने कहा था हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ रोटेशन जो है वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा है। अगर R2 को आप रोटेट करते हैं बाय एन एंगल थीटा, ये काम हमने किया था लेक्चर नंबर 8 में अपनी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की लेक्चर सीरीज में और एट टाइम 44 मिनट्स और 31 सेकेंड्स पर। और इस रोटेशनल मैट्रिक्स की मदद से अगर हमें मालूम हो कि पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट्स x और y हैं और नए कोऑर्डिनेट्स x प्राइम और y प्राइम है, तो हम इस मैट्रिक्स की राइट साइड पे अगर हम x और y को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते थे। इसी तरह से हम बना सकते हैं जैसे ये बनाया था रोटेशनल मैट्रिक्स R³ में। हमने प्लेन के अंदर रोटेशन की थी अबाउट ओरिजिन। जब हम R³ के पॉइंट्स की रोटेशन करते हैं तो अबाउट सम लाइन करते हैं। हो सकता है हम अबाउट x एक्सिस कर लें, हो सकता है हम रोटेशन अबाउट y एक्सिस कर लें, हो सकता है हम रोटेशन अबाउट z एक्सिस कर लें, और भी किसी लाइन के अबाउट रोटेशन कर सकते हैं। लेकिन ये तीन वेल नोन रोटेशंस हैं। अगर हम R³ के हर पॉइंट को अबाउट x एक्सिस रोटेट कर लें बाय एन एंगल थीटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेसिकली अगर हमारे पास ये x, y और
जी एक्सिस हैं और हम थीटा एंगल पर रोटेट करना चाहते हैं। फर्ज करें इस पॉइंट P को रोटेट करना चाहते हैं थीटा एंगल पे, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। से ये OP परपेंडिकुलर आया है। अब इस लाइन OP को थीटा एंगल पे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे 90 का एंगल रखते हुए। एक्स एक्सिस के ऊपर रोटेशन ले रहे हैं तो OP लाइन का अगर फर्ज करें ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और फर्ज करें ये मेरे पास पॉइंट P है, ये पॉइंट P से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको मैं थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल रखते हुए रोटेट कर दूंगा, तो मेरे पास नया पॉइंट P प्राइम आ जाएगा। अगर पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y और z थे और नए पॉइंट P प्राइम के कोऑर्डिनेट्स x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम आ गए हैं, तो हम एक रोटेशनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके x, y और z के साथ हम नए कोऑर्डिनेट्स x प्राइम, y प्राइम और z प्राइम मालूम कर सकते हैं। जिस रोटेशनल मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं उस रोटेशनल मैट्रिक्स को ऑब्टेन किया जा सकता है जैसे R2 में हमने हासिल किया था। एक बात और ख़ास याद रहे कि जब हम एक्स एक्सिस पर रोटेशन करेंगे तो एक्स एक्सिस के पॉइंट्स चेंज नहीं होंगे, और ना सिर्फ एक्स एक्सिस के पॉइंट चेंज नहीं होंगे बल्कि किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम होगा इस रोटेशनल मैट्रिक्स का वो 1 0 0 और फर्स्ट रो भी 1 0 0 होगी, और बाकी हमारे पास जो बचेगा ये हम हासिल कर सकते हैं, इसी तरह से हासिल किए जा सकते हैं। ये हमारे पास इसी तरह से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा होंगे। अगर आप एंगल थीटा पे रोटेट करवाते हैं अबाउट एक्स एक्सिस R³ के हर पॉइंट को, तो रोटेशन के बाद नए कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो इस फार्मूले से मालूम किए जा सकते हैं। एक्स एक्सिस पर रोटेशन करवाएंगे तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो 1 0 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, वाई और जी चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस करवाएंगे और रोटेशनल मैट्रिक्स को मैं नाम RY दे लूँ तो उसमें वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, जो सेकंड रो होगी वो 0 1 0 और सेकंड कॉलम भी हमारा 0 1 0 होगा। बाकी मैट्रिक्स आप मालूम कर सकते हैं, वो होगा हमारे पास cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। इसी तरह अगर हम z एक्सिस पर रोटेशन करवाएंगे तो जो रोटेशनल मैट्रिक्स अगर मैं उसको RZ का नाम दे लूँ, उसकी थर्ड रो हमारे पास 0 0 1 होगी, उसका थर्ड कॉलम 0 0 1 होगा, और बाकी ये आप मालूम कर सकते हैं बाकी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, यही वाला cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। ये रोटेशनल मैट्रिसेस आपको याद रखने हैं। इन रोटेशनल मैट्रिसेस की मदद से अगर हम R³ के पॉइंट्स को रोटेट करवाते हैं अबाउट x, y या z एक्सिस और आपको पुराने कोऑर्डिनेट्स x, y और z मालूम हो तो नए कोऑर्डिनेट्स x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम मालूम कर सकते हैं रोटेशनल मैट्रिक्स को और पुराने कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करके। यही काम हम करने लगे हैं यहाँ पर। हम चाहते ये हैं कि फंक्शन की डोमेन यही रखें, फंक्शन का फार्मूला नया बना लें, फंक्शन का फार्मूला रोटेशन की मदद से बना लें, इसी तरह की उसकी इमेज बन रही हो। ये जो कर्व है जो एक्सक्लूड की गई है, ये कर्व इस पोजीशन की बजाय किसी ऐसी पोजीशन पर आ जाए कि इस इमेज और उस नई इमेज के यूनियन से पूरा स्फीयर बन जाए, कोई पॉइंट बाकी ना रह जाए स्फीयर का। इसके लिए पहले काम मैं ये करने लगा हूँ कि हम इसको रोटेट करवाने लगे हैं अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट वाई एक्सिस रोटेट करवाने से 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करवाने से ये वाली कर्व जो नहीं आ रही है इमेज में वो नीचे चली जाएगी। तो मैं रोटेशन करवाने लगा हूँ अबाउट वाई एक्सिस बाय एन एंगल π/2 कि ये कर्व रोटेट होकर यहाँ नीचे आ जाए। जब हम रोटेशन करवाएंगे बाय एन एंगल π/2, मैंने इस रोटेशन के एंगल को थीटा कह दिया है। ये थीटा हमारा इस फार्मूले वाला थीटा नहीं है, ये रोटेशनल एंगल थीटा है।
आप चाहें तो इसका नया नाम रख सकते हैं। रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस करवा रहा हूं तो मेरा जो रोटेशनल मैट्रिक्स होगा, अगर मैं उसको रो वाई नाम दूं तो वो रोटेशनल मैट्रिक्स मेरे पास अबाउट वाई एक्सिस के लिए होगा कॉस थीटा 0 साइन थीटा 0 1 0 माइनस साइन थीटा 0 और कॉस थीटा। और रोटेशन चूंकि पाई बाई 2 की ली है तो ये रोटेशनल मैट्रिक्स आर वाई हमारे पास बन जाएगा पाई बाई 2 लिखने पर कॉस पाई बाई 2 0 0 साइन पाई बाई 2 1 0 1 0 साइन पाई बाई 2 1, तो ये -1 0 और कॉस पाई बाई 2 0, ये रोटेशनल मैट्रिक्स बन जाएगा। रोटेशन से पहले हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये थे, रोटेशन के बाद हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस रोटेशनल मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ कॉलम की फॉर्म में लिखकर। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस रोटेशनल मैट्रिक्स की साइन फाई कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा और कॉस फाई के साथ। जब फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा कॉस फाई, सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा साइन फाई साइन थीटा और थर्ड रो को जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस साइन फाई कॉस थीटा। और जब हम इस स्फीयर के आर क्यूब के हर पॉइंट को पाई बाई 2 एंगल पे रोटेट कर देंगे अबाउट वाई एक्सिस, तो ये वाली कर्व यहाँ नीचे आ जाएगी। ये जो हमारी इमेज बन रही है इस इमेज की शेप क्या हो जाएगी, अब हमारे पास रोटेशन के बाद आर क्यूब के पॉइंट्स की अबाउट वाई एक्सिस बाय एन एंगल, ये वाली कर्व जो इमेज में नहीं बन रही है ये कर्व अब यहाँ नीचे आ जाएगी। बाकी स्फीयर हमारे पास उसी तरह से रहेगा, बाकी सारा स्फीयर इमेज बन रहा है और जो कर्व इमेज नहीं बन रही है वो ये वाली कर्व है। ये वाली कर्व थीटा इज इक्वल टू 0 से बन रही है। अगर हम इसको पैच बनाएं तो ये जो नई इमेज आई है और ये जो पुरानी इमेज आई है, दोनों इमेजेस का अगर हम यूनियन ले लें तो अभी भी पूरा स्फीयर नहीं बन रहा है। ये वाला पॉइंट इस इमेज में मौजूद नहीं है और ये वाला पॉइंट इस इमेज में भी मौजूद नहीं है, और दोनों के यूनियन लेने से बाकी सारा स्फीयर बन जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट फिर भी रह जाएगा। हम इसके लिए एक दफ़ा फिर रोटेट करने लगे हैं। अब कैसे रोटेशन करने लगे हैं जी एक्सिस पे थ्रू एन एंगल पाई बाई 2। जी एक्सिस पे रोटेशन करने लगे हैं बाई एन एंगल पाई बाई 2। बाई जी एक्सिस पे पाई बाई 2 एंगल की रोटेशन करने से ये वाली कर्व जो है यहाँ नीचे आ जाएगी। हमारे पास जी एक्सिस पे जब रोटेशन पाई बाई 2 की करेंगे तो जो नई इमेज आएगी हमारे पास वो किस तरह की होगी, जो कर्व स्फीयर की इमेज में नहीं आ रही है वो कर्व यहाँ से रोटेट हो जाएगी और वो कर्व इस तरह से आ जाएगी। अब बाकी सारा स्फीयर हमारी इमेज में आ जाएगा, बस ये वाली कर्व हमारी इमेज में नहीं आएगी और हमारे पास जो स्फीयर है बाकी सारा इमेज में आ जाएगा। ये वाली कर्व नहीं आएगी जो बन रही है थीटा इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू से। और जो रोटेशनल मैट्रिक्स होगा जब हम रोटेशन करेंगे अबाउट जी एक्सिस तो वो रोटेशनल मैट्रिक्स हमारे पास रो जी जो है या आर जी जो है वो हमारे पास है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। जब हम जी एक्सिस पर रोटेट करेंगे तो हमारे जी कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे, किसी भी पॉइंट के थर्ड कॉलम 0 0 1, थर्ड रो 0 0 1 रहेगी। बाकी मैट्रिक्स जो है वो ये वाला है, ये वही है जो रोटेशन अबाउट ओरिजिन इन प्लेन में था। और हमने रोटेशन की है पाई बाई 2 की, तो इसमें थीटा की जगह अगर हम पाई बाई 2 लिख दें तो हमारे पास रोटेशनल मैट्रिक्स बन जाएगा cos पाई बाई 2 0 साइन पाई बाई 2 1, तो ये -1 आ गया, ये 0 साइन पाई बाई 2 1 cos पाई बाई 2 0, ये 0 ये 0 0 1, ये रोटेशनल मैट्रिक्स आ गया। और वो पॉइंट जिसके पहले कोऑर्डिनेट्स ये थे, अब रोटेशन के बाद नए कोऑर्डिनेट्स मालूम करने के लिए
रोटेशनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको कॉलम फॉर्म में लिखकर कॉस फाई साइन थीटा और माइनस साइन फाई कॉस थीटा। और अब हमारे पास जो नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पॉइंट के, वो क्या आएंगे, जब हम फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा माइनस साइन फाई साइन थीटा। जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट बनेगा कॉस फाई। जब थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट बनेगा, वो बनेगा माइनस साइन फाई और कॉस थीटा। ये हमारे पास एक्स वाई जी के नए कोऑर्डिनेट्स आ गए। अगर हम इसको फंक्शन लें तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो ये वाला स्फीयर बनेगा। अलबत्ता ये वाली कर्व स्फीयर में मौजूद नहीं होगी, और इस इमेज और इस इमेज का जब हम यूनियन लेंगे तो उसमें हमारे पास सारा का सारा स्फीयर आ जाएगा, कोई पॉइंट भी नहीं बचेगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये वाला पॉइंट यहाँ भी नहीं है और ये वाला पॉइंट यहाँ भी नहीं है। बेसिकली ये वाला पॉइंट थीटा 0 लेने से बना है। आप कह सकते हैं स्फीयर के ऊपर एक यहाँ पे आगे भी कर्व मौजूद है, ये थीटा 0 से बना है। ये वाला पॉइंट थीटा 0 से बना है, ये निचला पोर्शन है। ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, जबकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं है, ये वाई एक्सिस पे है। सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, स्फीयर का कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा। तो अब हम एक और नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो इसी डोमेन पे ऑपरेट होगा। अलबत्ता जब ये थीटा और फाई पे ऑपरेट होगा तो इमेजेस ये आएंगे। तो डिफाइन कर रहे हैं एक जी सेट बी से एस पे, और एस में से निकाल रहे हैं ये वाली कर्व। ये वाली कर्व इस फार्मूले के मुताबिक थीटा 0 लेने से क्या बनेगी, थीटा को 0 लें, इसमें साइन 0 हो जाएगा, कॉस फाई, थीटा को 0 लें, कॉस 0 1 तो माइनस साइन फाई। ये वाले पॉइंट्स, ये वाली कर्व जिसके लिए फाई की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से लेकर पाई तक, ये वाली कर्व जो है, ये वाले पॉइंट्स रेंज में नहीं आएंगे। जी डिफाइन करेंगे बी से एस माइनस दिस कर्व, और जी का ये फार्मूला रखेंगे कि जब जी किसी ऑर्डर्ड पेयर थीटा फाई पे ऑपरेट हो तो आंसर आए माइनस साइन फाई साइन थीटा कॉस फाई माइनस साइन फाई और कॉस थीटा। ये जो फंक्शन जी है हमारे पास, ये जी बाइजेक्टिव भी है, ये जी कंटिन्यूअस भी है, इस जी का इन्वर्स भी कंटिन्यूअस है। जो पहला सेट बी है हम देख चुके हैं, ये ओपन सेट है, और जो इसकी इमेज बन रही है जिसमें ये वाली कर्व नहीं है, ये भी एक ओपन सेट है, यानी जी ऑफ बी ओपन सेट है। लेकिन ये ओपन सेट है कहाँ पर, स्फीयर में, जिसको हमने S2 लिखा है या कह लें S लिखा है। ये वाली कर्व नहीं है। हर पॉइंट लेकर आप एक ऐसा रेडियस वाला ओपन बॉल बना सकते हैं कि जो इस स्फीयर के अंदर ही रहेगा। याद रहे इस स्फीयर के ओपन बॉल्स बनाएंगे कैसे। अगर मुझे फर्ज करें स्फीयर के इस पॉइंट पर ओपन बॉल बनाना हो, आर क्यूब में तो मुझे ओपन बॉल बनाना आता है कि मैं इस पॉइंट से आर रेडियस का एक स्फीयर बना लूं। लेकिन अगर मुझे ओपन बॉल इस स्फीयर में बनाना है जो कि आर क्यूब का सबसेट है, तो इस स्फीयर का इस गिवन स्फीयर के साथ जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट बनेगा, वो वाला पार्ट जो है वो हमारा ओपन बॉल होगा S2 में। और हर पॉइंट लेकर आप एक ऐसा ओपन बॉल बना सकेंगे जो इसके अंदर ही रहेगा, यानी ये इमेज हमारी ओपन सेट है। ये वाली इमेज भी हमारी ओपन सेट है। पैच के लिए जितनी खूबियां चाहिए होती हैं वो सारी खूबियां सेटिस्फाई हो रही हैं। आप कह सकते हैं ये जो जी और बी है इज ए पैच, ये एक पैच है।
एक पैच हमने पहले बनाया था F और B, एक पैच हमने अब बनाया है G और B। इन दोनों पैचेस से अटलस बन रहा है। पैचेस की खूबियां तो इन दोनों में पहले ही मौजूद हैं। FB और GB को इकट्ठा करें तो अटलस के लिए बस एक और रिक्वायरमेंट होती है, और वो रिक्वायरमेंट क्या होती है, GB और FB इन दोनों की इमेजेस का यूनियन, वो पूरा का पूरा स्फीयर बन रहा है, जिसको हमने S कहा है या S2 कहा है। अटलस की सारी खूबियां मौजूद हैं। ये सेट हमारा अटलस है, और जब भी R³ के किसी सबसेट का अटलस मिल जाता है तो हम कहते हैं वो वाला R³ का सबसेट एक सरफेस है। तो प्रूव हो गया कि जो हमारे पास S2 है, या कह लें S है, जो क्या है, जिसमें X, Y और Z हैं, कहाँ से, R³ से, और वो वाले जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा 1 है, x² + y² + z² = 1 यूनिट स्फीयर विद सेंटर ओरिजिन, ये एक सरफेस है। हमने ढूंढना था एक अटलस S2 के लिए, हमने S2 के लिए एक अटलस ढूंढ लिया और प्रूव कर लिया कि जो S2 है वो एक सरफेस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्मूथ सरफेस क्या होती है, और हम यही जो सरफेसेस हमने बनाई हैं, इन सरफेसेस को हम स्मूथ सरफेसेस प्रूव भी करेंगे।